हेलो बच्चों, आज केमिस्ट्री में चैप्टर 3 और आज का टॉपिक बच्चों हमारा है यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इससे पहले लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो जिसने ये नहीं देखा है वो पीछे जाकर देख सकता है। ठीक है ना। और अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर इसी सीक्वेंस में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बहुत ध्यान से बच्चों देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं यहाँ पे टॉपिक लगा रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बच्चों। ओके फाइन। ओके, नाउ व्हाट अबाउट, देखिए सबसे पहले हम रिएक्शंस कराएंगे ऑक्सीजन से। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे हेड लगा रहा हूँ रिएक्शन विद ऑक्साइड या ऑक्सीजन कह लीजिए, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो देखिए मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स होती है बच्चों वो होती हैं आपकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं और मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। ये देखिए यहाँ से एक जनरलाइजेशन फार्मूला में लिख रहा हूँ सभी के लिए, जनरल जो होता है। तो यहाँ पर हमारे पास मेटल है और बच्चों मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने से मतलब कई बार क्या होता है, जनरली यही होता है कि हमसे बर्न कर रहे हैं। ठीक है ना। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स अ मेटल ऑक्साइड। तो जनरली सभी जनरली जो मेटल्स रिएक्शन करती हैं ऑक्सीजन के साथ वो आपको मेटल ऑक्साइड देती हैं। और आपने बहुत अच्छा एग्जांपल चैप्टर 1 में पढ़ा है एनसीईआरटी में, वहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को बच्चों बर्न किया गया था और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। ठीक है ना। तो एक और चीज़ समझ में आ जाती है कि हर मेटल की जो रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन के साथ, मतलब जो रेट है, ठीक है, वो डिफरेंट होता है बच्चों। ठीक है ना। तो इस और ये सब चूंकि करके देखा गया उसके बाद यह बताई गई है। ठीक है। जैसे हम बात करेंगे सोडियम की बात करते हैं बच्चों, सोडियम है, पोटेशियम है, आप जानते हैं बहुत ही हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो सोडियम की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सोडियम है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा बच्चों, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। ये देखिए, तो ये सोडियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है। और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, बहुत ही वायलेंटली होती है। मतलब सही बताऊं तो कि अगर सोडियम को आप कुछ देर रख दें हवा में, ऑक्सीजन में, तो उससे वो ओपन में ही रिएक्शन कर लेती है, सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो। ठीक है ना। तो यही वजह है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, कि इनको जो है हम कैरोसिन में डिप करते हैं। किस में करते हैं, कैरोसिन में डिप करके बच्चों को रखना पड़ता है, या फिर इनको पैराफिन ऑयल में डिप करके रखना पड़ता है, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है ना, ये चीज़ है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ सोडियम ऑक्साइड। अब इसके बाद यहाँ पर एल्युमिनियम लीजिए आप। अब एल्युमिनियम का सीन क्या है बच्चों, एल्युमिनियम भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, लेकिन इसको बर्न करने की नीड नहीं पड़ती। ये मतलब आप इसे ओपन रख दीजिए, अपने आप क्या होगा, इसके ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर जम जाती बच्चों है। या फिर इसका एक और तरीका है कि इस पे स्पेशली जो है ऑक्सीजन की लेयर चढ़ाई भी जाती है बच्चों। खैर बनता क्या यहाँ पर, बनता है यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसके बारे में आपको बताता हूँ अभी डिटेल में बच्चों, देखिएगा, ध्यान समझिएगा। तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 ऐसे दिखाएंगे और यहाँ पर एल्युमिनियम जो आपका 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चेक कीजिए यहाँ से। तो बच्चों ये है एल्युमिनियम ऑक्साइड। और मैं आपको बताऊँ कि इसमें होता क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एल्युमिनियम के ऊपर एज ए लेयर डिपॉजिट हो जाती है, और जो करती क्या है, जो इसके लिए फ़ायदेमंद होती है बच्चों। समझिए यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि लगातार इस पर लेयर डिपॉजिट होती रहती है और वो आगे फर्दर जो इसका ऑक्सीडेशन और होना चाहिए उसको स्टॉप कर देती है। फर्दर ऑक्सीडेशन प्रिवेंट या इज स्टॉप्ड, रुक जाता है बच्चों। ठीक है ना। तो इसका फ़ायदा मिलता है इसे। और ये इस प्रोसेस इसको सिंथेटिक तरीके से भी ना एल्युमिनियम के ऊपर जो है ऑक्सीजन की लेयर जो है कवर की जाती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड होता है। ठीक है ना। उसके थ्रू होता है। उसमें करते क्या हैं, उसमें एक्चुअली ना
सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और जिस एल्युमिनियम पे हमें ऑक्सीजन की परत चढ़ानी है, लेयर डिपॉजिट करानी है, उसको बच्चों एनोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एनोड, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, जब तक ये प्रोसेस चलता है इनका बाई इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बाई इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू जो है क्या करते हैं, डिपॉजिट अ लेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑन एल्युमिनियम, ठीक है। और ये रिएक्शन बच्चों बहुत ही स्लो होती है, धीमी धीमी होती है, ठीक है ना। और ये तब तक रिएक्शन होती है जब तक कि अच्छी खासी जितनी रिक्वायर्ड है उतनी मोटी लेयर एल्युमिनियम पे ना जम जाए। इसका इसका फ़ायदा क्या होता है कि एल्युमिनियम आप देखेंगे उस पर ना रस्टिंग नहीं लगती या उसका कोरोजन नहीं होता बच्चों, ठीक है ना। और इसका एक और फ़ायदा भी है इस प्रोसेस का कि इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम आपको मार्केट में कलरफुल फॉर्म में बच्चों मिल जाएगी, क्योंकि उसी समय अगर आप कलर भी इसमें ऐड करते हैं, डाई वगैरह, तो एल्युमिनियम डिफरेंट कलर की भी आती है। आपने देखा होगा ब्लू कलर, रेड कलर, मॉल्स में या आजकल कई शॉप्स होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें बहुत अच्छे से कलरफुल जो है एल्युमिनियम का वर्क बच्चों आगे हो रहा होता है, ठीक है ना। तो ये है आपकी थोड़ी स्लो रिएक्शन होती है, फास्ट रिएक्शन होती है। अच्छा, अगर बात करें जानी पहचानी रिएक्शन, दैट इज़ अ मैग्नीशियम की बात करें बच्चों, मैग्नीशियम। तो यहाँ पर मैग्नीशियम को हमने बर्न किया था फर्स्ट चैप्टर में। तो मैग्नीशियम अगर बच्चों बर्न करेंगे यहाँ पर तो ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये अपने इग्निशन टेम्परेचर पे बर्न होती है। क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर? कोई भी मटेरियल बर्न हो जाएगा अगर उसका इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है तो, ठीक है ना। मिनिमम टेम्परेचर इन विच अ सब्सटेंस बर्न, ठीक है, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। तो मैग्नीशियम को अपना जब इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है तो ये आसानी से बर्न होना शुरू हो जाती है, और बहुत ही डेजलिंग जो है ब्राइट वाइट लाइट साथ जो है ये बर्न होती है बच्चों, ठीक। और इसमें बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये अगर देखा जाए जो मैग्नीशियम है वो एल्युमिनियम से बच्चों ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हम ऑर्डर की बात करें बच्चों तो यहाँ पर ऑर्डर रिएक्टिविटी का जो बनता है वो ये बनता है, इन तीनों में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर बच्चों आएगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका सोडियम हो गया, दूसरा ज़्यादा आपका रिएक्टिव हो गया मैग्नीशियम, और फाइनली सबसे कम यहाँ पर हो गया एल्युमिनियम। तो ऐसे और भी बहुत सी मैटर जिनका रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्डर तैयार किया गया है, जो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है ना। हालांकि और भी क्राइटेरिया होते हैं ये चेक करने के लिए, बताने के लिए, लेकिन वो आप पढ़ेंगे हायर क्लास में कि मेटल का ऑर्डर क्या है रेट करने का, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बच्चों ऑर्डर यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये तो हो गया आपकी मेटल्स की ऑक्सीजन से रिएक्शन, ठीक है। एक कुछ और मेटल्स भी उनको भी डिस्कस करेंगे बच्चों, और वो मेटल्स कौन सी, जैसे हम बात करें स्पेशली कॉपर की बात करते हैं बच्चों, कॉपर की। मैं इसको यहाँ थोड़ा सा जगह बनाता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेटल ऑक्साइड मैं लिख देता हूँ दोबारा से, ओके। तो जैसे कॉपर है हमारे पास, कॉपर, तो कॉपर को जब आप थोड़ा हीट करते हैं जहाँ टेम्परेचर पर, ठीक है ना, तो इस पर एक लेयर बनती है ब्लैक मास, काला एक ब्लैक मास बन जाता है वो टोटल। तो वो वास्तव में क्या होता है, वो आपका होता है कॉपर ऑक्साइड की बच्चों लेयर बन जाती है वहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ये इसकी रिएक्शन से कॉपर ऑक्साइड की। और यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी कितनी है, सेकेंड की। कॉपर जो है आप जानते हैं दोनों वैलेंसी शो करता है, सेकेंड भी और थर्ड भी, ठीक है ना। ये बैलेंसी शो करने का मतलब क्या होता है बताता हूँ मैं आपको जरा। ये देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा होगा कि कॉपर सेकेंड ओ, ये तरीका है दिखाने का, ठीक है ना। तो कॉपर की बैलेंसी यहाँ पर क्या है, सेकेंड है, ऐसे शो करते हैं, ठीक है ना। मतलब कॉपर के जो आयन है वो इस प्रकार के हैं, Cu डबल प्लस, ठीक है ना। इसको मैं बताता हूँ क्या सीन है ये। देखो इससे एक और आपकी मेटल है आयरन। आयरन को अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे बर्न करेंगे आप तो यहाँ पर क्या होगा, ये मिक्स टाइप का जो है बच्चों क्या बनाएगा, मिक्स टाइप का जो है ऑक्साइड बनाएगा। मतलब मिक्स मतलब क्या है कि इसमें दो वैलेंसी वाले भी आपको जो है देखने को मिलेंगे कैटायन आयरन के, और साथ साथ आपको 3 वैलेंसी वाले भी देखने को मिलेंगे बच्चों। तो ये होगा आपका Fa2O3। गौर से देखिए, इस प्रकार के ऑक्साइड का बच्चों मिक्सचर मिलेगा। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं
फेरिक ऑक्साइड, ध्यान दीजिए, फेरिक ऑक्साइड। तो कुछ आपको नई जानकारी मिल जाती है बच्चों, ठीक है ना। बस क्या है कि आप वीडियो को पूरे लास्ट देखिए, ध्यान से देखिए, पढ़ने के हिसाब से बैठिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए, तब आपको समझ में आएगा। यूँ इस तरीके से स्किप करना वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। खैर, तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा। और एक चीज़ देखो यहाँ पर, इसी को तो हम लिखते हैं बच्चों एक बार में, क्या, Fe3O4। बच्चों ने पढ़ा होगा, बच्चों को लगता है ये सर कहाँ से आ गया, तो ये यहाँ से आया है। जब हाई टेम्परेचर पे आयरन को बर्न करते हैं तो जो ऑक्साइड मिलता है वो मिक्स मिलता है। मिक्स से मतलब है कि उसमें फेरस आयन भी होते हैं और फेरिक आयन भी होते हैं, जिसको हम इस प्रकार दिखा रहे हैं। और इसको वन वर्ड में आप दिखाना चाहें मिक्स करके तो इस तरह दिखा सकते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। अब ये सीन क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉपर की वैलेंसी यहाँ पर 2 है। तो बेटा आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पर देखो, जो मेटल होती है, मेटल्स, उनका नेचर होता है बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है कि वैसे तो नेचर मतलब जो है किसी का पर्टिकुलर नहीं होता कि किसी का है किसी का नहीं है, लेकिन जनरली जो होता है ज़्यादातर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन छोड़ने की जो है टेंडेंसी होती है। और इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि इन्हें कैटायन बनाना होता है। कैटायन क्यों बनाते हैं, ताकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हासिल कर लें इनर्ट गैस की तरह बच्चों। जैसे देखो यहाँ पे मेटल क्या करेगी, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी, ठीक है ना। और किस में कन्वर्ट आएगी बच्चों, कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हम एक लाइव एग्जांपल की बात करें तो सोडियम की खासियत ये है कि सोडियम जैसा सपोज, ठीक है ना। अब सोडियम को हीट मिलेगी बच्चों, जरा ध्यान देना, सोडियम के एटम को हीट मिलेगी तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। क्यों करेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे सोडियम का होता है 11 एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, और मैं लिख रहा हूँ 281। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ दे और छोड़ेगा भी इलेक्ट्रॉन, तो इसको एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। जरा ध्यान देना, इसके लिए जो एनर्जी है वो कैसी है बच्चों, रिक्वायर्ड है। बहुत ध्यान से समझिए, कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एनर्जी से बच्चों रिक्वायर्ड होती है। रिक्वायर्ड में कारण क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। एक ही इलेक्ट्रॉन बच्चों क्यों निकालते हैं आप पूछ सकते हो, तो उसका रीज़न है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8 हो गया बच्चों। अब ये क्या है, अगर आप देखें नियॉन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, चेक करें अपना, तो अब ये ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में, इसके बाद ही किसी से एनायन से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इससे ना एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इस जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है ना, या मिनिमम एनर्जी कह सकते हैं हम लोग। तो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर्ड मतलब एटमॉस्फेयर से अपने आप मिल जाए या सिस्टम में दी जाए, वॉट एवर जो भी है, तो रिक्वायर्ड एनर्जी है। यानी सिस्टम, इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो स्पॉन्टेनियस अपने आप नहीं निकलेगा, बल्कि एनर्जी पाकर निकलेगा, यानी पहले एनर्जी एब्जॉर्व करेगा। तो इस एनर्जी का भी एक नाम है, इसका नाम है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल कह लीजिए, आपकी सीबीएसई में आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। और बच्चों इंथैल्पी जहाँ भी आता है वहाँ उसका मतलब एनर्जी से ही होता है। खैर, ये एक्स्ट्रा जानकारी थी आपके लिए, ठीक है। और ये आपका क्या है, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसमें जो कहने का मेरे मतलब है, इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करता है तो एक मेटल का जो एटम है बच्चों वो कैटायन बनता है। तो एनर्जी वास्तव में क्या, कैटायन बनाने के लिए होती है। और इससे Mg की बात करें, मैग्नीशियम की, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों छोड़ेगा, कैसे पता लगा, तो 282 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। क्यों, क्योंकि अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हीलियम की तरह हो गया 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने से। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि ये लोग, इनका रीज़न क्या है, ये कैटायन बनने का स्टेबिलिटी के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। तो ये तरीका है बच्चों। अब कोई एटम क्या करता है, जैसे हम बात करें अभी इसकी आयरन की, तो आयरन क्या है, आयरन की खासियत है कि वो कभी तो वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है। तो इस वाले आयन में बच्चों कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज अ फेरस, ठीक है ना। और कभी वो आगे और भी ऑक्सीडेशन कर देता है 1 इलेक्ट्रॉन का, तो Fe2+ से Fe3+ में बदल जाता है। जरा ध्यान दीजिए, पहले इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े तो ये फेरस आयन बच्चों कन्वर्ट हुआ, उसके बाद इसी आयन ने इलेक्ट्रॉन और छोड़ दिया, मतलब ऑक्सीडेशन 2 बार हो रहा है देखा जाए तो ये वाले भी आयन बनाता है, ये वाले भी आयन बनाता है, यानी 2 प्रकार की वैलेंसी शो करता है, दैट इज अ वेरिएबल वैलेंसी इसे कहते हैं। और इसी वजह से इस प्रकार दो इस प्रकार के इसके ऑक्साइड ही बनते हैं, ठीक है। जब ये मिक्स हो जाते हैं तो इनको फेरिक ऑक्साइड कह देते हैं, और एक टर्म में जो इसे Fe3O4 भी कह देते हैं, ठीक है ना, जो आप लोग आपने पढ़ा होगा शायद रिएक्शंस में, जिसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हो। खैर, तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी कॉपर के बारे में भी और आयरन के बारे में। अच्छा, और जो मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि भाई एल्युमिनियम पर जो हम
कॉमर्शियली लेवल पे, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, इंडस्ट्री से क्या होता है, एल्यूमिनियम निकलती है तो उस पर ऑलरेडी पहले से ही जो है ऑक्सीजन की लेयर डिपॉजिट होती है और कई कलरफुल फॉर्म में भी होती है, बताया मैंने। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग बच्चों। क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग। इसका एनसीईआरटी में जिक्र किया हुआ है, देखिएगा प्लीज़। एनोडाइजिंग बोलते हैं, इसको बताना भूल गया था मैं। तो एनोडाइजिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली कराते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और एल्युमिनियम को एनोड बनाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद लगातार जो है ऑक्सीजन जो है कहाँ होती है, एल्युमिनियम पर इकट्ठा होती चली जाती है। उसी समय हम कलर डाल देते हैं, डाई वगैरह, जिससे कि आपको कलरफुल जो है एल्युमिनियम मिलती है। दैट इज अ एनोडाइजिंग प्रोसेस बच्चों, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट ऑक्साइड्स। हम कुछ बच्चों ऑक्साइड्स की बात यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए प्लीज़, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। ओके, देखिए ध्यान से, मेटल ऑक्साइड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सभी रिएक्शंस में मेटल ऑक्साइड बन रही हैं बच्चों, ठीक है ना। तो मेटल ऑक्साइड नेचर से बच्चों होती हैं कैसी, एसिडिक होती हैं, एसिडिक, ठीक है। कैसे पता लगा, आप याद करो, आपने पढ़ा होगा कहीं, नहीं पढ़ा ध्यान दीजिए। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको वाटर में डाला गया तो ये कोई ना कोई कंपाउंड बना, तो क्या बनेगा बताया तो मैं, वहाँ पे एक्चुअली MgOH का वोल्टाइज बन जाता है। खैर इस बात से पता नहीं लगता कि ये नेचर से बेसिक है। जब हम लिटमस पेपर इसमें यूज करते हैं, लिटमस पेपर, तो वो रेड को ना बच्चों ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे जस्टिफाई होता है कि हाँ, कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो नेचर से कैसी बच्चों, बेसिक है। सबको समझ आ रहा है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो नेचर से बेसिक होती है। जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो नेचर से बेसिक होती हैं, जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड बच्चों जैसे CO2, NO2, SO2 ये नेचर से एसिडिक होती हैं, ठीक। तो वाटर में डिजॉल्व करके चेक किया जाता है कि वास्तव में इन ऑक्साइड्स का नेचर क्या है, ठीक है। अच्छा, अब इससे अलग कुछ एक्सेप्शंस हैं बच्चों, जैसे जिंक का ऑक्साइड है और एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, या ऐसे भी ऑक्साइड्स हैं जिनका क्या है नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है बच्चों। क्या होता है, एम्फोटेरिक। मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, एम्फोटेरिक नेचर। तो ये डिफाइन करने को या आपको आना चाहिए वैसे तो, ठीक है। तो एम्फोटेरिक मतलब होता है कि ऐसी ऑक्साइड्स जो नेचर से बेसिक भी हो, एसिडिक भी हो। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है नेचर से एसिडिक भी है और बेसिक भी है। ये हम कैसे जस्टिफाई कैसे करेंगे, मालिक से पूछा जाए कि एल्युमिनियम ऑक्साइड आप क्या कह रहे हो, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो नेचर से क्या है बच्चों, एसिडिक भी है, बेसिक भी है। तो इस बात को जस्टिफाई कैसे करोगे, तो जस्टिफाई करने के लिए आपको केवल दो रिएक्शंस दिखानी है। एक बार आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए, किससे, एसिड से करा दीजिए बच्चों, और एक बार बच्चों इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए, किससे, बेस से करा दीजिए। सिंपल, कितना आसान है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पेपर में आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर ये ऑक्साइड कोई रिएक्शन आगे कराती है और ये ऑलरेडी प्रूव है कराती है, तो इसका मतलब क्या हो, ये तो एसिड है, तो फिर ये क्या है, ये बेस है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। और अगर ये रिएक्शन बेस से करा रहे हैं तो इसका नेचर कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। यानी इस बात से बच्चों प्रूफ होता है, ठीक है ना। एक सेकेंड, तो यहाँ पर ये दोनों ही रिएक्शन आपको जस्टिफाई कराएंगे कि ये जो है नेचर से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, AlCl3 यहाँ बच्चों बन जाएगा और बन जाएगा यहाँ पर H2O। रिएक्शन को बैलेंस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, 6 हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ 6 कर दीजिए, तो यहाँ पे 3 कर दीजिए, आई थिंक इक्वल, ठीक है ना। चेक कीजिए प्लीज़। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बेस है, तो यहाँ बनेगा आपका सोडियम एल्यूमिनेट। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट बनेगा और यहाँ बनेगा बच्चों वाटर, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस पेश कर लीजिएगा, ठीक है ना। आई थिंक बैलेंस है क्या, बैलेंस ही है मेरे ख्याल से। यहाँ बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 लगा लीजिए, 2 यहाँ लगा लीजिए, सही है। और 2 2 4 1 5, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपकी रिएक्शंस हो गई दोनों। इससे प्रूव होता है कि जो ऑक्साइड्स हैं नेचर से एम्फोटेरिक आपकी। और एक लास्ट थिंग यहाँ पर कि जैसे देखिए क्या होता है, आप जानते हैं कि इसमें जो ऑक्साइड्स होती हैं वो जनरली क्या है, वाटर इनसॉल्युबल होती हैं। मैं लिख देता हूँ, मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल बच्चों, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है,
ठीक है, इनसॉल्युबल वाटर। लेकिन कुछ ऐसी ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसी ऑक्साइड्स हैं जो पानी में घुल जाती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? जैसे आपकी फर्स्ट ग्रुप की हो गई Na2O सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, है ना। तो ये कुछ ऑक्साइड्स हैं, सीजियम ऑक्साइड्स, ये वाटर में घुल जाती हैं। और ये वाटर में घुल जाती हैं, पहले तो वाटर सोल्यूबल, तो वाटर सोल्यूबल, तो वाटर सोल्यूबल ऑक्साइड्स हैं। और ये पानी में घुलने पे क्या बनाएंगी बच्चों? बेस बनाएंगी, क्योंकि आप पहले जानते हैं इनका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। लेकिन अगर ऐसी ऑक्साइड अगर वाटर में डिजॉल्व होने पर प्लस H2O, वाटर में डिजॉल्व होने पर अगर बेस बच्चों बना रही हैं तो उनको तो फिर उस बेस को क्या बोलते हैं? उस बेस को बोलते हैं एल्कली। क्या बोलते हैं? एल्कली। ठीक है, यानी समझिए बात को, अ बेस विच प्रिपेयर्ड बाई वाटर सोल्यूबल ऑक्साइड्स, दैट इज अ एल्कली। तो ये एल्कली का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है ना। और वैसे जनरली इसके अलावा अगर देखें हम तो जनरली क्या है, मेड ऑक्साइड क्या होती है? इनसॉल्युबल वाटर होती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको पूरा जो है बता दिया आज, किसके बारे में? केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स, और जिसमें आपने पढ़ा कि मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कुछ रह गया हो तो मैं एक बार बच्चों समराइज कर देता हूँ, एक बार ध्यान से देख लीजिए। आपने स्टार्टिंग में देखा कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं तो जनरली मेटल ऑक्साइड्स बनता है, ठीक है ना। अब मेटल ऑक्साइड्स बनता है, लेकिन सबकी जो रिएक्ट करने की रेट है, जो टाइम है ना, रिएक्टिविटी जो है वो अलग अलग होती है। तो उनको हमने डिस्कस कर लिया। और यहाँ पर देखा सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम थोड़ा कम रिएक्टिव है, और एल्यूमिनियम उससे भी ज़्यादा कम रिएक्टिव है। इसके अलावा एल्यूमिनियम का बच्चों एक खास केस लिया। एल्यूमिनियम में क्या होता है, ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट होती रहती है, उससे होता क्या है कि वो फर्दर जो कोरोजन होना होता है उसको रोक देता है, उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। और इससे क्या होता है, एक अच्छी अट्रैक्टिव फिनिशिंग मिलती है किसको? एल्युमिनियम को, ठीक है। तो जिसकी रिएक्शन मैंने आपको दिखाई जो कि एक सिलो रिएक्शन हो गई, ठीक है ना। और इसी रिएक्शन के आधार पर मैंने आपको ऑर्डर बताया कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये ऑर्डर है, ठीक है। इसके बाद मैंने कॉपर और आयरन का डिस्कशन किया, जिसमें आपने पाया कि कॉपर ऑक्साइड बन रहा है और क्या बन रहा है बच्चों? आयरन ऑक्साइड बन रहा है। और आयरन ऑक्साइड कैसे बन रहा है? दो टाइप की ऑक्साइड मिक्स करने वाला, ठीक है। यानी आयरन का जो यहाँ पे एक एटम है, दैट इज द कैटायन है, वो दो टाइप का है, एक तो 2 वैलेंसी वाला और एक 3 वैलेंसी वाला, ठीक है। चेक कीजिए, इस मिक्सचर को बोलते हैं फेरेसो फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। और इसको कंप्लीटली इस तरीके से बच्चों लिखा जाता है। तो कहीं भी अगर ऐसा Fe3O4 आप देखते हैं तो समझ जाइए कि इस सॉलिड के अंदर जो कैटायन है वो दो टाइप के हैं। आयरन के एक वैलेंसी 2 वाले यानी Fe++, जिसे फेरस कहते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इसे बोलते हैं फेरस, इसे बच्चों कहते हैं फेरस, और इसको बोलते हैं बच्चों फेरिक। तो फेरिस और फेरिक दोनों हैं, तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके का फार्मूला बच्चों आ रहा है, ठीक है ना। और मैंने आपको यहाँ शॉर्ट समझाया कि किस प्रकार जो मेटल का नेचर होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है, और उसके भी छुपा हुआ रीज़न क्या है, और वहाँ पर जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक एटम से, उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया यहाँ पर क्या कि मेटल ऑक्साइड के बारे में बात की, जिसमें बताया मेटल ऑक्साइड नेचर से एसिडिक नेचर से बेसिक होती हैं, नेचर से बेसिक होती है बच्चों, ध्यान दीजिए, नेचर से बेसिक होती हैं, ठीक है। वहाँ थोड़ा गलत लिख गया, ध्यान दीजिए, नेचर से बेसिक होती हैं। और ये मैंने आपको रिएक्शन दिखाई, इसमें बेस बन रहा था, इसको लिटमस पेपर चेक किया जाता है, तो ये जस्टिफाई है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर जितनी भी मेटल ऑक्साइड है नेचर से कैसी हैं, बेसिक हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भी ऑक्साइड्स है, जिंक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, नेचर से एम्फोटेरिक होती है, और जिसको आप इन रिएक्शन की हेल्प से जस्टिफाई कर सकते हो कि हाँ यहाँ से शो हो रहा है कि ये दोनों से रिएक्शन करी, दैट इज द एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है ना। और लास्ट थिंग्स ये कि मेटल ऑक्साइड जो हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में डिजॉल्व होकर बेस बनाती हैं, जिसको हम एल्कली बोलते हैं। तो सिंपल सी बात यूँ कही कि एल्कली जो है, जितने भी एल्कली हैं वो सब बेस हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है, बट सारे बेस एल्कली हों ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जो इस वीडियो में आज इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट मैं आपकी वीडियो में जो है डिस्कस करूँगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्शन विद वाटर बच्चों। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो बच्चों इसको शेयर कीजिए, ठीक है ना, लाइक कीजिए, और इसमें से कुछ सीखिए, कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, आपके एग्ज़ाम नियर है। आने वाले समय में मैं ऐसी वीडियो भी अपलोड करूंगा कि जिसमें आपको ना स्पेशली
ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, सिलेक्टिव भी जिसे कहते हैं, मोस्ट प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस कराएंगे जिसको जो है आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू।